हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अब पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आई होप पूरा चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी लास्ट पार्ट को भी ख़त्म करते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। अभी तक आपने नेशनलिज्म पढ़ा, यूरोप में कहाँ क्या हुआ, कैसी लड़ाई हुई, क्या चीज़ें हुई। अब हम बात करेंगे इम्पेरियलिज्म की। जब देश नेशन स्टेट बन गए, यानी कि जब यूरोप के कई देश नेशन स्टेट बन गए, तब एक जो नई चीज़ सामने आई वो थी इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब है अपने आप को बढ़ाना, अपनी एम्पायर को बढ़ाना, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बाल्कन स्टेट ने। बाल्कन स्टेट्स जो थे उनकी कहानी आती है। बाल्कन स्टेट कौन से थे? अगर हम आज की डेट में देखें, मॉडर्न डे में हम देखें तो रोमानिया, बुल्गारिया, अर्मेनिया, ग्रीस, मैक्डोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेग्रो। ये सारे देश जो थे ये बाल्कन स्टेट्स में आते थे, यानी बाल्कन कंट्रीज़ में ये सारे देश आते थे। बाल्कन वॉज द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये जो बाल्कन स्टेट थे ये क्या थे? ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। और ये बाल्कन रीजन जो थे, इस यहाँ पे एथनिक वेरिएशन था, जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन था। यानी कि यहाँ की जोग्राफी भी अलग थी, यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया भी मतलब कहीं ऐसे समझ लो कहीं ज़्यादा गर्मी थी, कहीं ज़्यादा ठंडी थी, तो जोग्राफिकल एरिया भी अलग था, कहीं ज़्यादा पहाड़ थे, कहीं रेगिस्तान थे। प्लस यहाँ पे एथनिक वेरिएशन भी था, यानी कि लोग भी अलग अलग थे। लोग जो थे, किसी का कल्चर कुछ था, किसी का कल्चर कुछ था। तो ये देश जो थे ना, ऐसा समझ लो कि छोटे छोटे देश थे और पूरे सारे देश जो थे ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे और ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट थे। लेकिन ये जो थे ये आपस में इनमें वेरिएशन था, एक जैसे नहीं थे। आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म की बात हम करें तो उसने इस रीजन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज किया, यानी बहुत ज़्यादा फैला। बाल्कन स्टेट वर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी टू द एक्सपेंड ऑफ ईच अदर। अब ये जो बाल्कन स्टेट थे ये क्या करते थे? ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा जलते थे, जेलस करते थे और इस होप से लड़ाई करते थे एक दूसरे के साथ। चाहते थे कि इनके देश को हम अपने कब्जे में कर लें। मतलब ये देश आपस में लड़ते थे, आपस में एक सिमिलैरिटी थी नहीं, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और लड़ करके इस होप से लड़ाई करते थे कि ये, ताकि वो उस देश में अपनी पावर को ये कैप्चर कर सके। यूरोपियन पावर वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंड ऑफ देयर कंट्रोल ओवर द एरिया। अब ऐसी कंडीशन में जो यूरोपियन पावर्स आपको पता है कौन कौन सी? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो ऑटोमन एम्पायर तो है ही। तो ये सब जो थे, ये बड़े बड़े जो देश थे, बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, बड़े बड़े जो पावर्स थे, ये पावर्स भी इन पावर्स ने जब देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ये पावर्स भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। और इस लड़ाई में जैसे मान लो कोई देश है, कोई पावर है, जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने किसी देश का साथ दे दिया दूसरे देश से लड़ने के लिए। फिर फ्रांस है तो फ्रांस ने किसी देश का साथ दे दिया दूसरे देश से लड़ने के लिए। तो इस टाइप से जो यूरोपियन पावर्स थी वो भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए इस लड़ाई में कूद पड़ी। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यहाँ से स्टार्ट हुआ ये जो सीरीज़ थी, ये जो लड़ाई थी, बाल्कन स्टेट्स के लिए जो लड़ाई थी, यूरोपियन पावर्स जब उसमें ऐड हुई तब यहाँ से सीरीज़ स्टार्ट हुई वॉर की। और फाइनली ये वॉर आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट सामने जो आया वो आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिजल्ट क्या बना? इस वॉर का ही रिजल्ट बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1918 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फिनिश हुआ था।
तो इस तरीके से आपका नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म टॉपिक ख़त्म होता है। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। बच्चों, आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, दोबारा बैक में जाओ, सारी वीडियोस देखो, वन बाय वन सारी वीडियोस देखो, अच्छे से समझो, नोट्स पढ़ो, इसको नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखो और आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बाय बाय।